वेलकम टू द एक्सेल लर्निंग। सो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग घटना चक्र कवर कर रहे थे एंड दैट वाज फॉर वो आपके यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए था। एंड इस बार आपको मैंने बार बार बताया है, कई लोग फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे एंड दे डीएम मी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें वैकेंसीज कितने देखने को मिल रही है। तो देयर इज चांसेस कि अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर तक आते आते 800 वैकेंसीज हो जाएगी एंड दिस इज द मैक्सिमम जो आपको कभी भी देखने को मिलेगी यूपीपीसीएस के एग्जाम में। तो यूपीपीसीएस 2024 इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस बार एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो दैट मीन्स थोड़ा सा लूप होल या थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रंच रह रहा है आपके किसमें प्रिपरेशन में, है ना। तो लग जाओ जितना भी टाइम बचा हुआ है अभी। एंड हम लोग एनवायरनमेंट को कवर कर रहे थे। जिसको नहीं पता है, घटना चक्र में बेसिकली क्या होते हैं, हम लोग पीवाईक्यूज कवर करते हैं, है ना, जो बेसिकली आपके 60% फॉर्म करते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम का। अब इसमें क्या होता है, पीवाईक्यूज में आपकी यूपीएससी होता है, आपके वेरियस स्टेट एग्जाम्स होते हैं, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सारे जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक के आपके पीवाईक्यूज रहते हैं वो दिए रहते हैं विद सॉल्यूशन। हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप चाहें तो 60% यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट के ऑलरेडी आपके आई थिंक 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये आपका पॉल्यूशन तक टॉपिक हो गया था एंड आज हम लोग इकोलॉजी देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। इकोलॉजी में क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग द इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, ये रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में। यानी कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड उसके आसपास का जो वातावरण, जो एनवायरनमेंट होता है, उसी को, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ये टर्म किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। 1834 से 1990 तक इनका पूरा का पूरा आपको ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं सेकंड टर्म पे, इकोसिस्टम। ये किसने दिया था, एजी टेंसली। ना ये टर्म मैंने क्यों इंक्लूड किया, अभी आगे आप देखेंगे, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टर्म किसने दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम, टेंसली एंड इकोलॉजी इज बाय हैकेल। ये 1935 में आया था। इकोसिस्टम क्या होता है, ट्रिब्यून्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी स्पेस टाइम यूनिट। अब यहाँ पर इकोलॉजी स्टडी की बात हो रही थी, ठीक है, यानी यहाँ पर हम किसी चीज़ को स्टडी करने की बात करें। इकोसिस्टम वो होता है जिसमें हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं। यानी अगर हम इकोसिस्टम की स्टडी की बात करेंगे दैट इज इकोलॉजी, और इकोलॉजी में जिसको हम पढ़ रहे हैं दैट इज आपका इकोसिस्टम। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका क्या आता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है। तो जितने भी फिजिकल फॉर्म होते हैं वो सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे किसी पर्टिकुलर स्पेस टाइम या यूनिट में। ये फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। इसकी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कितना पर्टिकुलर बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है वो खुद की होती है। ओपन सिस्टम होता है, यानी ऐसा नहीं है कि क्लोज है, यहाँ से एनर्जी एंड आपकी बहुत सारी चीज़ों का फ्लो होता रहता है। फिर आते हैं थर्ड, देखिए फिर से इकोसिस्टम पूछा गया है। इसमें बायोटिक, अभी हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए बायोटिक यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। एंड इसके बाद क्या था, नेचुरल रिसोर्स सिस्टम की तरह काम करता है, यानी नेचर में जितना भी आपको रिसोर्स दिखता है वो आपको इकोसिस्टम से मिलने वाला है। फिर आते हैं, तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है झारखंड में, दैट इज रिगार्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में कि इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें आपको ए बायोटिक देखने को मिल जाएगा, जितने भी आपके फिजिकल, आपने बेसिकली एनवायरनमेंट की बात की है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें। फिर प्रोड्यूसर्स पे आते हैं जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे प्लांट्स आपके हो गए। फिर कंज्यूमर जो उसको खाएंगे, एंड कंज्यूमर भी बहुत तरीके से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, अभी हम आगे देख लेंगे चेन पे। एंड थर्ड आते हैं डिकम्पोजर, रिड्यूसर, यानी ये सब अगर इनकी डेथ हो जा रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इनको डिकम्पोज कौन करता है, इनको बेसिकली ऐसे फॉर्म में कौन लेके आता है ताकि वो फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज हो पाए, दैट इज डिकम्पोजर। फिर देखते हैं आप, फिर से आपको देखिए स्टेट पीसेस में 15 में आया था इकोसिस्टम के बारे में, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म के साथ में उसका एनवायरनमेंट जहाँ पर वो रह रहा है उसकी अगर आप बात करेंगे आपका इकोसिस्टम होता है। आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरीके के हो सकते हैं। नेचुरल यानी जो नेचर में है, जैसे आपका जंगल हो गया, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ग्रासलैंड। आर्टिफिशियल जो ह्यूमंस बनाते हैं, जैसे फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। फिर आते हैं कैरिंग कैपेसिटी पे, उत्तराखंड में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कैपेसिटी के लिए देखिए, कैरिंग अभी हम एक और वर्ड देखेंगे, बट यहाँ पर कैपेसिटी की बात है, यानी कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है। लेट्स से एक एनवायरनमेंट में 4 पेड़ हैं, इस 4 पेड़ में अगर हम एवरेज लगाएं कि एक पेड़ पे 2 पर्टिकुलर बंधन सर्वाइव कर सकते हैं, तो 4 पेड़ पे टोटल कितने हुए, 8। यानी ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 8 हो गई। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक एनवायरनमेंट एक गिवन एरिया में क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। फिर आते हैं बायोटिक पोटेंशियल पे। नाउ व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल। बायो मीन्स क्या हुआ, मैंने आपको बताया था लिविंग से रिलेटेड है। पोटेंशियल मीन्स किसी चीज़ की क्षमता, है ना, एबिलिटी कितनी है उसकी। तो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशन। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो
ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन में, ऐसा नहीं है एकदम ड्रॉट पड़ा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा है, सूखा है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, कुछ नहीं, ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए। उस टाइम पे उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल। इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं ना। इकोलॉजिकल नीड्स आपको बहुत जगह पे सिर्फ नीच देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या इसको निशे बोलते हैं, किसी भी प्रोनाउंसिएशन है ना, कुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल नीच की बात करते हैं, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन ऑफ स्पीशीज विद इन एन इकोसिस्टम। कोई एक स्पीशीज है, उसका इकोसिस्टम के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन होगी, एक स्पेसिफाइड पोजीशन होगी, उसका एक स्पेसिफाइड रोल हो सकता है, उसी को हम लोग नीच बोलते हैं। अब ये क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई एक स्पीशीज है, वो आम के पेड़ पे रह रही है, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो आम की पत्तियां खा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा आम खा रहे होंगे, बहुत सारे इस ट्री की बार्क खा रहे होंगे। तो जो एक स्पीशीज जो आम खा रही है उसके लिए नीच क्या है, उसका आम है। दूसरा जो पत्ती खा रही है उसके लिए पत्ती है। एंड थर्ड जो आपका बार्क खा रहा है वो क्या है, बार्क, उसका एक नीच हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट से माना जाता है कि वो मड जो इकोसिस्टम होता है ना, जब वो नहाते हैं इस तरीके से तो सर्कुलेशन करते हैं पानी का, एक तरीके का दलदल यानी मार्शी लैंड क्रिएट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को बेनिफिट करता है। तो आपका जो एलिफेंट ये काम कर रहा है उसका नीच ही काम करेगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, एक कैरेक्टरिस्टिक पोजिशन होनी चाहिए, फूड के टर्म्स में, किसी फंक्शन के टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में हो सकता है। यहाँ पर स्पीशीज़ की हैबिटेट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, फंक्शनल रोल हो सकता है, फिजिकल स्पेस जो आपका ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, यानी वो आपका मड में रह रहा है, पानी में रह रहा है, कहाँ पर, वो भी आपकी नीच, यानी नीच को डिफाइन करने के लिए सारे मेथड्स होते हैं। फिर आते हैं हैबिटेट पे। हैबिटेट क्या है, एक्चुअल लोकेशन, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। कोई भी जो एक्चुअल लोकेशन है या प्लेस जहाँ पर आपका एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। इकोसिस्टम कवरिंग लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो आपके पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। वी ऑल नो अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि अर्थ का 75% आपका वाटर से कवर रहता है, ठीक। तो ये बेसिकली आपका ब्लू प्लैनेट है, क्योंकि 75% इसका वाटर से कवर रहता है। एंड दैट्स वाई हम यहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ पर ओशन लेक्स बहुत ज़्यादा है, यानी जो मरीन इकोसिस्टम है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। 71% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करता है। एंड वाटर की बात करेंगे तो आप कितना देखने को मिल जाएगा, 97%, ठीक है। नाउ हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अब आप ये सोचिए ह्यूमन ने कौन कौन से काम किए है ना, हम लोगों ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे आपका इकोलॉजी क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो हम पेड़ बहुत काटते हैं, पेड़ वापस लगा दो, एफॉरेस्टेशन कर दो। बायोस्फीयर रिजर्व है ना, हमने जानवरों की जगह क्या करी है, हम अपना वहाँ का जंगल साफ कर करके अपने घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमें उनके लिए जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसको बचा के रखें। बायोस्फीयर रिजर्व कि भाई यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। रेन वाटर मैनेजमेंट, पानी हमने बहुत ज़्यादा डिप्लीट किया है तो हमें जो बारिश आएगी उसके पानी को मैनेज करना पड़ेगा। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे। वाइल्ड लाइफ यानी जितने भी आपके एनिमल्स हैं, हम देखते हैं ना चीता का बेसिकली प्रोग्राम चला रहे हैं, यहाँ से यहाँ उसको कूनों में देख रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर लायन आप देख सकते हैं, ठीक है, लेपर्ड्स आप देख सकते हैं। तो ये सब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे फूड चेन में अगर एक ऑर्गेनिज्म भी है ना, हम लोग सोचते हैं मच्छर बहुत काट रहा है, मच्छर बहुत काट रहा है, अगर पूरी तरीके से वो भी कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना तो पूरी की पूरी अल्टीमेटली जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं सारे अफेक्ट होने वाले हैं। फिर देखते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन, इसको प्रिवेंट करना, बहुत ज़्यादा कॉज किया तो प्रिवेंट करना। ये सारी चीज़ें आपकी इकोलॉजिकल बैलेंस में आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी ना। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हमने इसके ऊपर देख लिया सारा, इकोलॉजिकल को बैलेंस में कैसे लेंगे। तो मेन कॉज क्या था उसमें, हमने एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन यानी जब आपका रेगिस्तान बनते चले जाता है तो ये फूड और फेमाइंस को बेसिकली कॉज करेगा, ठीक है, यानी फ्लड की भी दिक्कत आएगी, फेमाइंस भी आएगा, सारी चीज़ें होती है। रेनफॉल वेरिएशन, ये सेकेंडरी कॉजेज है। सबसे मेन कौन सा है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना। फिर आते हैं लंबरिंग, ये क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, ठीक। ये आपका देखिएगा, मतलब ऑप्शंस में इस तरीके से दिया रहता है। तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस पे देखिए कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे सेम है, ठीक है। लंबरिंग मीन्स यानी देख लेना अपने ट्री। फिर हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं इकोसिस्टम में, वो कौन ऑब्टेन करता है, ऑमनीवोरस। अब इसको एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम पे ट्रॉफिक लेवल आएगा तो हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आई विल टेल कि हमने पहले इसको दिखा हुआ है। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, सबसे नीचे आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स में क्या आता है, प्रोड्यूसर्स में आपके आते हैं प्लांट्स,
है ना, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। उसके ऊपर कौन आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो बेसिकली हर्बीवोरस होंगे। क्यों हर्बीवोरस? क्योंकि वो प्लांट को खा रहे होंगे। फिर इसके ऊपर कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। ना सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा, क्योंकि वो हर्बीवोरस को खाएगा, हर्बीवोरस एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली कार्निवोर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर जो आएगा इनको खाने वाला, दैट विल बी ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन होते हैं? जो दोनों खाते हैं, यानी वो हर्बीवोरस की तरह भी एक्ट करेंगे एंड कार्निवोर की तरह। तो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल कौन ऑब्टेन करता है? ओमनीवोरस, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है एनर्जी का? किसी भी इकोलॉजिकल बॉडी में ये आपका सोलर एनर्जी है। इसीलिए बहुत सारे टर्म्स आपने देखे होंगे, पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जितनी भी एनर्जी आपको दिखती है वो कहाँ से आती है? आपकी बेसिकली सन से। तो आपका प्राइमरी सोर्स क्या होता है एनर्जी का? सोलर एनर्जी। ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम को चलाने वाला फोर्स होता है ना। डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। डिकम्पोजर हमने देखा था ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे मर जाएगा। कोई भी किसी की भी डेड बॉडी होती है तो वो डिके होती है। डिके होगी कैसे? डिके करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर काम करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? वो आपके फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी कंज्यूमर देख चुके हैं, कौन होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। जैसे डियर हो गया, एंट हो गया। डियर क्या खाएगा? घास खाएगा, यानी वो आपका प्रोड्यूसर पे कंज्यूम कर रहा है, यानी प्लांट्स खा रहा है, दैट विल बी आपका प्राइमरी कंज्यूमर। फिर आते हैं मैन इन फूड चेन। मैन जो होता है फूड चेन में ना, वो सब कुछ खाता है ना, कुछ नहीं छोड़ता है मैन। तो ये क्या है? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, यानी वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरह भी काम करेगा और सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह काम करेगा। हमको पेड़ भी चाहिए, हमको जानवर भी चाहिए, हम सब कुछ खाते हैं, ठीक। फिर आते हैं 10% लॉ पे। 10% लॉ बेसिकली क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। ये बेसिकली लिंडमैन ने एक लॉ दिया था कि मैंने भी आपको ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए थे अलग अलग। एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल को खाता है, लेकिन क्या होता है, लेट्स से आपके पहले ट्रॉफिक लेवल के पास में 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी था, तो इसका 10% कितना बचेगा? 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी। इसके बाद कितना बचेगा? 1 किलो जूल। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी एनर्जी ये जो ट्रॉफिक लेवल होता है, या तो वो अपने रिस्पायरेशन में, ठीक है, या बाकी सारी एक्टिविटीज़ में वेस्ट कर चुका होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं 10% लॉ, यानी जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे, वो लिंडमैन के अकॉर्डिंग होता है एंड सिर्फ 10% होता है। फिर आते हैं मरीन एनवायरनमेंट पे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। इसमें मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, जिनको माइक्रो एल्गी भी कहा जाता है। एल्गी होते तो हैं बट बहुत ही छोटे इनका साइज होता है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फिर आते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट कौन होता है? आपका प्रोड्यूसर सिस्टम हो गया, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद ये ट्रॉफिक लेवल 1 कॉज करते हैं और इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है ना। कहीं पर अगर वर्ड ट्रॉफ आ रहा है ना तो इसको भी ध्यान रखिए, ऊपर ट्रॉफिक लेवल आया, मैं बताना भूल गई। दिस इज रिलेटेड टू फूड। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या हुआ? ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद से खुद का खाना बनाएंगे, दैट इज ऑटोट्रॉफ। ये कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। फिर आते हैं इकोसिस्टम पे। जनरली देयर आर मोर प्रोड्यूसर्स देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोड्यूसर्स दिख जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर के कंपैरिजन में। ये आपका इकोसिस्टम आप देखते हैं, ठीक। फिर देखते हैं फूड चेन। टेरेस्ट्रियल जो फूड चेन होती है कैसी होती है? सबसे पहले घास होगी, घास को कौन खाएगा? ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। तो ये आपकी फूड चेन दी हुई थी, आपको सिर्फ इसमें सीक्वेंस में लगाना था, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन है। फिर बायोमास का पिरामिड की बात करते हैं ना। बायोमास क्या होता है? लेट्स से मैंने क्या लिया? एक ट्री लिया, ठीक है। एक ट्री लिया, ये ग्रास ले लिया, ठीक है। इसका अपना कुछ मास होगा। उसके बाद क्या होता है? इससे कम मास किसका होगा? इस पे खा रहे जो इंसेक्ट इसको खा रहे होंगे, उससे कम मास किसका होगा? इंसेक्ट को खाने वाली चिड़िया का मास होगा, ठीक है। तो बायोमास जो जनरल होता है वो कैसे होता है? अपराइट होता है इस तरीके से। बट ध्यान रखिएगा, जो बायोमास पिरामिड होता है आपके पॉन्ड का, वो रिवर्स होता है, वो इस तरीके से होता है। दैट मीन्स व्हाट? जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका मास सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा बेसिकली उनको खाने वालों का होगा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, छोटी फिश, फिर बड़ी फिश, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? उनका बायोमास बढ़ता चला जाता है। एक ट्रॉफिक लेवल में जो बायोमास होगा वो आपका अपर ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए पॉन्ड में क्या होता है? रिवर्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी की बात करते हैं ना। डीडीटी बेसिकली बात करते हैं कंपाउंड है जिसको सरकार ने क्या कर दिया था? एक तरीके से बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? बायो एक्यूमुलेट होता है, यानी अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म ने खाया है तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। क्यों होता है? देखिए, लेट्स से एक छोटी मछली है, छोटी मछली को एक बड़ी मछली, उससे बड़ी मछली कितनी खा पाएगी? यानी इसका साइज छोटा है तो उसको पेट भरने के लिए छोटी मछलियां लेट्स से 3 खाना पड़ेगा। एक छोटी मछली में डीडीटी का लेट्स से
10 ग्राम अमाउंट था, तो 3 छोटी मछली में कितना हुआ 30 ग्राम। अब बड़ी वाली मछली में 30 ग्राम हो गया। इससे जो बड़ी वाली मछली होगी, लेट्स से मैंने और बड़ी मछली बना दी है, तो ये छोटी वाली मछली कितनी खाएगी, लेट्स से 2 खा पाएगी। तो पहले इसके पेट में 30 इंटू 2, इसकी पेट में कितना आ गया 60। तो जैसे जैसे आप अपर ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते चले जाएंगे, आपका DDT का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक बार ये इंट्रोड्यूस हो गया इकोसिस्टम में तो उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल में दिया था स्नेक में होता है। क्यों? क्योंकि वो टर्शरी कंज्यूमर है। आपके पिरामिड में अभी जो हमने चेन देखी है, सबसे ऊपर आता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं, उसमें और भी ऑप्शन थे, ग्रास हॉपर थे, टोड थे, कैटल। ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये टॉप कंज्यूमर में नहीं आते ना। कैटल नहीं है कि कैटल कोई गाय है, वो गाय कुत्ता मार के खा रही है, गाय बेसिकली शेर को मार को खा रही है, नहीं। गाय सबसे ऊपर नहीं आती है ट्रॉफिक लेवल में। गाय को खाने वाला भी कोई होता है, तो जो खाएगा गाय को वो बेसिकली बात करेंगे कैटल्स को, तो उनके अंदर DDT ज़्यादा होगा। फिर आते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, यानी आपका जो एनर्जी होता है जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे की तरफ जाते हैं तो आपका हमेशा डिक्रीज होता है। अभी हम देख के आ रहे हैं 10% लॉ। ठीक है, पहले 100 था, फिर 10 हुआ, फिर 1 हुआ। फिर आते हैं ट्री। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा पेड़ है जो इको फ्रेंडली नहीं होता? ऐसा भी कुछ होता है क्या? कोई ऐसा पेड़ होता है जो इको फ्रेंडली नहीं होता है? होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफेदा का पेड़ एंड यूकलिप्टस। बेसिकली अगर आप देखेंगे खेतों में लोग साइड में लगा देते थे। क्यों लगाते हैं इसको, है ना? उनको ऐसा है, पता नहीं होता है, सब कुछ पता होता है, पैसे बहुत मिलते हैं, है ना? ये सीधा सीधा जाएगा, तो जितनी इसकी ग्रोथ होगी, जितनी इसकी वृद्धि होगी, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे बहुत मिलते हैं, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। बट ये जो बेसिकली होता है, इसको एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट बोला जाता है, यानी पर्यावरण का दुश्मन है। ये जिस एरिया में लगेगा, अपने आसपास का बहुत दूर तक का एरिया ये बेसिकली पानी से डिवॉइड कर देगा, है ना? और थोड़े दिन बाद वहाँ पर डेजर्ट लाइक कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए यूकेलिप्टस इको फ्रेंडली नहीं माना जाता, इसको एनवायरमेंटल हैजार्ड बोला जाता है। कंज्यूम्स मोर ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पीता है। मेनली कहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। फिर आते हैं लेंटिक हैबिटेट। नाउ पानी वाले जितने भी आपको हैबिटेट, जितने भी इकोसिस्टम मिलेंगे, उसमें 2 तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है लेंटिक, जिसको स्टैटिक बोलते हैं। दूसरा होता है लोटिक, जिसको डायनेमिक बोलते हैं। यानी जहाँ पर पानी रुका हुआ है वो लेंटिक होगा, जैसे पॉन्ड, लेक, स्वाम्प, मार्सेस। जहाँ पर पानी चल रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज रिवर, वाटरफॉल, वो आपका क्या हो जाएगा, लोटिक हो जाएगा। फिर आते हैं ट्रांजिशनल जोन पे। ट्रांजिशनल जोन क्या होता है, बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज। 2 डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज के बीच में बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होती हैं, उनके बीच का जो जोन होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। नदी है, नदी जाके मिलेगी आपकी किसमें, ओशन में। ठीक है, ओशन या सी में। नदी कैसी होती है, फ्रेश वाटर होती है। ओशन कैसा होता है, सोल्ट वाटर। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे उस एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, इकोटोन कहने वाले हैं। फिर आते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है, ओशन। ठीक है, अब नाउ अगर आपको पता हो तो सबसे पहले जो आपको क्या देखने को मिला था, जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, उनका बेसिकली ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो ये हमने क्या देखा था, आपके ओशन से हुआ था, पानी से हुई थी उनकी ओरिजिन। तो इसको क्या कहते हैं, क्रेडल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी क्रेडल, पालना जिसको कहते हैं, जहाँ से लाइफ आपकी स्टार्ट हुई। हार्बर हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। फिर वापस आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने, एंथ्रोपोजेनिक बायोम, यानी कौन सा ऐसा बायोम है जो एंथ्रोपोजेनिक है, जिसको इंसान ने बनाया है। तो आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, क्रॉपलैंड देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स कोरल लीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। ज़्यादातर तो आपके वर्ल्ड के कोरल लीफ है कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल वाटर में, क्योंकि उनको जो कंडीशन होती है, चाहिए होती है, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स कोरल लीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये स्टेटमेंट दिए हुए थे, आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा नहीं। यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके वर्ल्ड का कोरल लीफ का ग्रेटर देन 1/3 कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में देखने को मिलता है ना। ऑस्ट्रेलिया में हमको पता है ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है। फिर आते हैं कोरल रीफ्स पे, ये क्या करते हैं, होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितने आपको एनिमल के फाइला, जितने आपको एनिमल की स्पीशीज, नंबर, डिफरेंट टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, कोरल रीफ में। इसीलिए कोरल रीफ को क्या कहा जाता है, ये बेसिकली आपके ट्रॉपिकल वाटर्स में होते हैं एंड ये आपके कहाँ पर हैं, कैसा है, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ आपका कौन सा है, बायोस्फीयर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बायोस्फीयर क्यों बोलते हैं, बायो बेसिकली वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पर आपको लाइफ मिलेगी, तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर आता है साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम। साइक्लिंग क्या होता है, वाटर साइकिल याद है, बचपन में पढ़ते थे हम लोग, पानी ऐसे ऊपर जाता है, इवापोरेट होके, फिर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड रेन करते हैं, रेन से नदियों से बह के ऐसे आएगा ओशन में, फिर पानी इवापोरेट होगा, ये साइकिल होगी।
वहाँ पर वाटर रोटेट हो रहा था, यहाँ पर हम एलिमेंट्स को रोटेट करेंगे। तो एलिमेंट्स क्योंकि रोटेट होते हैं ना, वो दो फॉर्म में होते हैं, एक तो वो केमिकल के फॉर्म में होंगे, दूसरा वो जियो यानी सॉइल के थ्रू होंगे, अर्थ के थ्रू, एंड दूसरा बायो एनिमल्स के थ्रू भी। इसीलिए इसको बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी वो एनिमल्स के थ्रू, अर्थ के थ्रू एंड केमिकल के थ्रू क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इसलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। फिर मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, आपके न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का क्या करना, मूवमेंट, कहाँ के थ्रू, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स के अलग अलग इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस, इसमें से कौन सी चीज़ें जो बैलेंस से रिलेटेड नहीं थी, तो देखिए हम पता लगा सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट करना है हमारा, अफॉरेस्टेशन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। देखिए पहले भी क्वेश्चन देखा था, अभी फिर से आ गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नहीं आता, ठीक है। तो ध्यान रखिए इकोलॉजी को बैलेंस करने में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्टली तो होगा बट डायरेक्टली यही है, बाकी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी की बात करें तो क्या है, परमानेंट इकोनॉमी की तरह काम करेगा। ये स्लोगन किसका था, चिपको मूवमेंट का था, 26 मार्च 1974 को ये आया था, जो आपकी गौरा देवी हैं बेसिकली, अगर बात करते हैं गढ़वाल हिमालयाज में, तो उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। अपिको मूवमेंट्स की बात करते हैं तो कर्नाटक में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपको देखने को मिला था अगेंस्ट मल्टी मॉडल डैम कंस्ट्रक्शन, यानी नर्मदा नदी पे जो डैम बनाया जा रहा था उससे बहुत सारी कम्युनिटीज हार्म होती, एंड इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये आपका आंदोलन चलाया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट, डिकम्पोजर हम लोग देख चुके हैं, जैसे बैक्टीरिया आपका होता है, फंजाई होता है, क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो आपकी डेड बॉडीज होती हैं उसका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। फिर आते हैं इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी का जो करेक्ट सिक्वेंस है क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, मैंग्रोव्स में, फिर ग्रासलैंड, लेक्स और ओशन। प्रोडक्टिविटी यानी पर अगर आप देखेंगे एरिया या पर पर्टिकुलर एक पर यूनिट अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है, बायोमास प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, ये आपकी मैंग्रोव्स में होती है। फिर आते हैं फूड चेन पे, फूड चेन क्या आपकी इलस्ट्रेट करेगी, इलस्ट्रेट्स ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर, यानी ये क्या करता है, एक तरीके से ऑर्डर इलस्ट्रेट करता है कि किस तरीके से आपकी चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, है ना। हमने देखा घास है, ग्रास पे बेसिकली ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को कौन खाता है, सॉरी हमने देखा था आपका फ्रॉग खा रहा था, फ्रॉग बेसिकली क्या करेगा, फिर फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो दिस इज व्हाट ही आपको क्या देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर, कि जो भी आपका चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो एक दूसरे को खाते हैं वो फूड चेन है। फिर आते हैं एनर्जी फ्लो इन बायोस्फीयर इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शन, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है, रिमेंबर ना, 100 से 10, 10 से 1 ऐसा नहीं होगा कभी वापस नहीं, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। फिर आते हैं डीप इकोलॉजी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डीप इकोलॉजी क्या होता है, फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, आर्ने नायस ने, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है क्या, सोशल मूवमेंट एम टूवर्ड्स फिलोसफिकल शिफ्ट, नेमली ह्यूमन शुड स्टॉप viewing nature resource and basically to view it as a store with inherent value, यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर विद इनहेरेंट वैल्यू, यानी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमें फिलोसफिकल टर्म लेके आना है, एक सामाजिक मूवमेंट है जहाँ पर हम फिलोसफिकल शिफ्ट लेके आएंगे, किस चीज़ में, आपके ह्यूमन की तरफ, कि यानी नेचर का जो भी रिसोर्स है उसके बीच में हमको इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, अपने लालच की तरह स्टॉप व्यूइंग, हमें देखना नहीं चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए रिसोर्स को, कि हम उसको सिर्फ अपने बेसिकली काम के लिए देख रहे हैं, उसी को हमने डीप इकोलॉजी टर्म दिया था। तो इसको नाम पूछा गया था, डेफिनेशन ध्यान रख लीजिएगा, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है, नेचर को सिर्फ अपने एक तरीके से, ऐसा नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि विरासत के रूप में मिली और हमको आगे ट्रांसफर भी करना है। फिर इकोलॉजिकल नीड्स, ये किसने दिया था, आपका ग्रिनल ने, ठीक, एज अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज, है ना, कि आपकी स्पीशीज को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे, तो उसके बारे में, उसके नीच के बारे में पढ़ते हैं, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर आते हैं मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इन ग्लोबल हेक्टेयर्स, जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, यानी लेट्स से मैं किसी एक एनवायरनमेंट में रही, मैंने कितना कुछ वहाँ से खाया, कितना खाया, ठीक है, कितना खाने के बाद फिर मेरा कितना बेसिकली अगर आप देखेंगे मैंने कितना अफेक्ट किया, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है, या मैंने हो सकता है व्हीकल चलाया, गाड़ी चलाने में मैंने कितनी सारी वहाँ पर गाड़ी चलाने में मैंने कितना जो भी यूज़ किया होगा अपनी चीज़ें,
मतलब गाड़ी चलाते समय मैंने पेट्रोल वेस्ट किया होगा, ठीक है, पेट्रोल ने बहुत ज़्यादा हार्म किया होगा, बहुत सारी गैसेस रिलीज करी होगी, रिलीज करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट को हार्म हुआ होगा, यानी इकोलॉजी पे कुछ ना कुछ अफेक्ट हुआ होगा। तो मेरे थ्रू इकोलॉजी पे जो मेरा फुटप्रिंट पड़ा है उसको मेजर करने की जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल हेक्टेयर्स कहते हैं। फिर आते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को SCO2 से कहते हैं, डिनोट करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू दे दी गई है, यानी लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। एक साल में 1 टन CO2 ने कितना डैमेज, कितना नुकसान किया है, उसको हम मॉनेटरी वैल्यू जब दे देंगे उसी को हम सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं, ठीक। फिर आते हैं आपके कुछ एक्ट हैं, उसको कब लाया गया वो इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, याद कर लीजिएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बार पूछा गया, अब तो शायद पता नहीं पूछेंगे भी कि नहीं, बट बहुत बार पूछा गया है ना, 1986 में। फिर आप देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, तो ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ ग्राम सभा के राइट्स की बारे में बात किया जाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, पॉलिटी में भी देखने को मिल जाएगा। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसको मैच द फॉलोइंग में देते हैं बहुत बार, तो ये ध्यान कर लीजिएगा, एक फॉर्म में ना मिले, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, हो सकता है सीक्वेंस चेंज कर दे, बट ये मिल जाएगा। फिर आते हैं UPSC का, देखिए 2012 का क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 की बात करते हैं। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट आपकी आई थी, इसमें 5 मेजर कैटेगरीज बताई गई थी, यानी इकोसिस्टम जो सर्विसेज होती हैं, यानी जो नेचर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी 5 कैटेगरी होती है। एक होती है प्रोविजनिंग, यानी फूड और पानी को बनाना। फिर रेगुलेटिंग में क्या होता है, जैसे क्लाइमेट को हो गया, डिजीज को उसको कंट्रोल करना। फिर सपोर्टिंग में आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो अभी हमने देखा साइकिल आपकी होती है। क्रॉप पॉलिनेशन है ना, आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं पॉलिनेट करते हैं वो। फिर आता है प्रिजर्विंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जो भी आपकी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करना। एंड कल्चरल भी ऑल नो, किस तरीके से एस्थेटिक वैल्यू। तो ये 5 मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज आपको याद रखनी है। आप अपने आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं, आपके एनवायरमेंट के पेपर में जब आप देखते हैं GS3 में आपसे पूछा जाता है। एंड अदरवाइज ये इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रोविजनिंग सर्विस होती है, कौन सी सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं UPSC 14 का, फूड सीक्वेंस की चेन पूछी गई थी। डायटम सबसे नीचे होते हैं, उनको कौन खाता है, क्रस्टेशियन को कौन खाता है, हेरिंग्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बायोनॉमिक्स। व्हाट इज बायोनॉमिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशन है उसको अच्छे से पढ़ना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, दैट इज बायोनॉमिक्स, ठीक। ये इकोलॉजी का ही सिनोनिम है, यानी दोनों भाई बहन एक तरीके से, ठीक। स्ट्रेस वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम, ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम को बताता है विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम, जो क्या करता है, ह्यूमन सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ वाटर इकोसिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, कोई वाटर इकोसिस्टम है, लेट्स से ओशन है, इसमें डेंसिटी का ग्रेडियंट कितना है, पानी की डेंसिटी लेट्स से यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है, तो ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्नोक्लाइन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पिक्नोक्लाइन। फिर आते हैं हेलोक्लाइन, हेलो जहाँ पर आ रहा है दैट मीन्स सॉल्ट की बात हो रही है, तो सैलिनिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं। थर्मोक्लाइन, थर्मो जहाँ पर आ रहा है दैट मीन्स टेम्परेचर, तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ वाटर सिस्टम, यानी पानी की जितनी गहराई में हम जाएंगे उस कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको थर्मोक्लाइन। तो हेलो सॉल्ट, टेम्परेचर मीन्स थर्म, एंड आपका पिक्नो मीन्स व्हाट, डेंसिटी। फिर आते हैं इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी पे, मरीन अपवेलिंग की बात करते हैं, यानी कुछ आपके मरीन अपवेलिंग जोन्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कैसे होता है, लेट्स से आपका ये है, ठीक है। अब क्या किया, लेट्स से मैंने पानी में बहुत सारे आपके कुछ भी बॉल्स को डाल दिया। अब ये मुझे बताइए, मैंने कुछ बॉल्स नीचे थी, कुछ बॉल्स ऊपर थी, ठीक है, मैंने रेड बॉल ऊपर डाल दिए, ब्लैक बॉल नीचे डाल दिए। रेड बॉल मैंने रिमूव की, मुझे ब्लैक चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पानी को हिलाना पड़ेगा इस तरीके से कि ब्लैक वाली ऊपर आ जाए, रेड वाली नीचे चली जाए, तब तो मुझे हर तरीके से मिल पाएगा। तो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी मरीन अपवेलिंग करना पड़ता है, नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, ठीक है। गर्म पानी सर्कुलेट करता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स भी आपकी क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, और इसी सर्कुलेशन की वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, दैट इज मरीन अपवेलिंग। और ये कैसे होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे लाके, ग्राउंड में जो थे आपके डेप्थ में बहुत ज़्यादा थे आपके पानी के न्यूट्रिएंट, उनको सरफेस पे लिया, उसको मरीन अपवेलिंग करेंगे और ये आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। फिर आते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। ना बात से पता लग रहा है सेंसिटिव है, यानी बाकी के कंपैरिजन में ये बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी इसमें कुछ चेंज करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक। तो ये इको सेंसिटिव जोन होते हैं, इकोलॉजिकल है और दूसरा सेंसिटिव जोन्स है। किसके
किसके अंदर में आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में आता है। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर प्रोहिबिटेड, यानी अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी चीज़ें यहाँ पर क्या कर दी जाती हैं, टोटली प्रोहिबिटेड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर ये प्रोहिबिट नहीं की जाती, रदर रेगुलेट की जाती है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट की जाती है। रेगुलेट करने का मतलब क्या हो गया कि पूरी तरीके से मना नहीं है, बट उसको रेगुलेट किया जाएगा। लेट्स से मतलब मान लो यहाँ से लकड़ी उठानी है तो बता दिया जाएगा कि तुम्हें ये लकड़ी जो इस तरीके से टूटी उठानी है, तोड़ के नहीं उठानी है ना, कुछ भी इस तरीके का कुछ रेगुलेशन हम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के आपके इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, तो ये सिर्फ आपसे पूछा जाता है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से नहीं। फिर आता है इन ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी आपका ग्रासलैंड है, ठीक है, बहुत सारे ग्रासलैंड हम लोग पढ़ते हैं, सवानास पढ़ते हैं, जैसे आपके प्रेरीज पढ़ते हैं, पंपास पढ़ते हैं, ठीक है, पुस्ताज हम लोग देखते हैं, स्टेपीज देखते हैं, सारे ग्रासलैंड्स है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये सारे ग्रासलैंड्स जितने मैंने नाम लिए कहाँ पर मिलते हैं, दे आर फाउंड स्पेसिफिक एरियाज इन वर्ल्ड एंड वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। नाउ प्रेरीज में बता दे रही हूँ अमेरिका में, अब आपको स्पेसिफाई करना है नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका कहाँ पर है। तो ग्रासलैंड में ट्रीज आपके नहीं आते, यानी ऐसा नहीं है कि ग्रास के बाद फिर ट्रीज आएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर लिमिट एंड फायर, पानी तो कम होगा उनके लिए, इतनी ज़रूरत जितनी पानी ट्रीज को होगी वो नहीं मिलेगा। दूसरा फायर बहुत होते हैं यहाँ पर, है ना। बेसिकली ट्रीज मान लो आए हैं, इनके बीच में सूखी पत्तियों किसी भी रीजन से यहाँ पर फायर, वाइल्ड फायर बहुत हो जाएगा, जिसकी वजह से अपर जो बेसिक आपकी लेयर होती है वो आपकी जल जाएगी एंड सिर्फ नीचे ग्रासेस बचती हैं। फिर आते हैं इकोलॉजिकल ट्रांजिशन में। फर्स्ट ये टर्म किसने यूज़ किया था, बेनेट ने। ट्रांजिशन मतलब चेंज देखने को मिल रहा है, तो ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। हम क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स, कोल को छोड़ के अब देखते हैं आप सीएनजी मिल रही है, सीएनजी के बाद फिर बैटरी में ना। टुडे आई वाज गोइंग थ्रू पेजेस, आज मैंने क्या देखा है, सीएनजी बाइक लॉन्च हो गई है अभी जुलाई में। अब सोचिए कितना ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, बजाज की एक सीएनजी बाइक आई है। तो ये क्या है, फॉसिल फ्यूल, हम लोग पेट्रोल से शिफ्ट हो गए हैं किस पे, सीएनजी पे। तो दिस इज व्हाट, ये एक तरीके से शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं। बुक कौन सी थी, बेनेट की, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन अडेप्टेशन। ह्यूमन अडेप्ट कर रहा है, इसमें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आपको देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या देखने को मिल रहा है, सेरे। सेरे बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पर जो हमने देखा कि ग्रासेस को आपके ट्रीज रिप्लेस नहीं कर रहे, तो क्या होता है, कोई भी इकोसिस्टम होता है ना, सबसे पहले वहाँ पर छोटे छोटे जो पेड़ पौधे वो उगते हैं, एल्गी हो गया, बेसिकली सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी आपकी कम्युनिटीज़ हैं ना, तो इकोसिस्टम में हमने क्या देखा था कि पहले बहुत छोटे छोटे प्लांट्स ही आपके ग्रो करेंगे, एल्गी ग्रो करेंगे, देन इसके बाद इससे बड़े आएंगे, ठीक है, छोटे ग्रासेस आपको देखने को मिले, ग्रासेस को फिर छोटे छोटे श्रब्स आपकी क्या करेंगे, इसको वो हटाएंगे, फिर श्रब्स हटेंगे तो थोड़े से आपके प्लांट्स आएंगे थोड़े और बड़े, एंड वो हटेंगे तो आपके बड़े बड़े ट्रीज आ जाते हैं, यानी प्लांट्स आए फिर ट्रीज आए, श्रब्स आए फिर ट्रीज, बड़ी बड़ी ट्रीज आ जाती हैं। तो सेरी क्या होता है, ये एंटायर रेंज ऑफ कम्युनिटीज़ 1 2 3 4 5 जितनी एंटायर रेंज ऑफ आपको कम्युनिटीज़ दिख रही हैं, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दिख रही हैं, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरे कहते हैं, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन की बात करते हैं, यानी अगर बायोटिक सक्सेशन कहीं पर हो रहा है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहला होता है देखिए न्यूटेशन, फिर देखते हैं माइग्रेशन, देन होता है एसेसिस, देन आप देख सकते हैं रिएक्शन एंड देन स्टेबलाइजेशन। अब न्यूटेशन क्या प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेयर एरिया, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, इरोजन। कहीं पर सोचिए वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, लावा था, आसपास बह गया, बहने के बाद उसने सारे प्लांट्स एनिमल सारे जला दिए, तो वो बेयर सरफेस हो गया, एक बेसिकली पूरा तरीके से न्यूड सरफेस आप देखते हैं, एंड इसीलिए इसको न्यूडेशन कहा जाता है, ठीक। उसके बाद माइग्रेशन होगा, यानी एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। थर्ड होता है एसेसिस। एसेसिस में बेसिकली देखेंगे प्लांट एंड एनिमल बिकम्स एस्टैब्लिश इन न्यू हैबिटेट, एक नई जगह पे, लेट्स से दूसरी जगह का जो बेसिक आपके स्पोर्स होंगे, सीड्स होंगे, वो आएंगे यहाँ पर, यहाँ प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो वो यहाँ पर बेसिकली क्या करना स्टार्ट कर देंगे, स्टैब्लिश होना स्टार्ट करेंगे। फिर आता है रिएक्शन, वो प्लांट, दो तरीके के प्लांट आए, दो तरीके के प्लांट ने आपस में क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, एंड वो उसके बाद वहाँ पर स्टेबलाइज होते हैं, तो प्रोसेस याद रखिएगा। फिर आते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होता है। तो ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा। वो सीक्वेंस आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के बाद आपको कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम देखने को मिल जाएगा, इकोसिस्टम के बाद आपका लैंडस्केप आता है। फिर आते हैं अपने इसके लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज प्रोडक्शन एट ऑटोट्रॉफ लेवल।
ऑटोट्रॉफ के लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और जो आपका हेट्रोट्रॉफ के लेवल पे होता है दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ मैंने बताया ना, सेल्फ खाना बनाते हैं जो प्लांट्स होते हैं, वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्टार्टिंग में हो रहा है। इसको फिर कौन खाएगा, आपके हेट्रोट्रॉफ खाएंगे, एंड हेट्रोट्रॉफ अपने लेवल पे जो प्रोड्यूस करेंगे उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आपका ये टॉपिक हो गया इकोलॉजी का कंप्लीट। कल हम देखेंगे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड आई विल बी अपलोडिंग द एंशिएंट का वीडियो, एंड मैं कोशिश करूँगी इसकी प्लेलिस्ट बना के इसको कंपाइल कर दूँ। सो अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एवरीवन।